अगस्ती आयुर्वेद पंचकर्मोपचार। इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंचकर्म और उसके साथ किए जाने वाले पूरक कर्म या उपकर्म, इनके बारे में पूरी जानकारी देने का ये एक प्रयास है, जिसमें प्रत्येक कर्म की संज्ञा, अर्ह, अनर्ह, कर्म के लिए आवश्यक सामग्री और पूर्ण कर्म के बारे में प्रात्यक्षिक के सहित हर एक दृष्टिकोण से जानकारी मिल सके। आज हम देखने वाले हैं नेत्र तर्पण विधि। उसके ये सारे रेफरेंसेस है। सुश्रुत उत्तर स्थान क्रियाकल्प अध्याय, अध्याय 18, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान तर्पण पुटपाक विधि, अध्याय 24 और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान तर्पण पुटपाक विधि, अध्याय 33। इसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर पूरी देखने से पहले, जैसे कि हम मटेरियल पहले देखते हैं, तो मटेरियल कौन कौन सा लगने वाला है, उसमें है मेडिकेटेड घृत 25 to 30 ml। ये एक नेत्र के लिए है। अगर 2 नेत्र के लिए है तो 60 to 70 ml तक हमें ये घृत लगता है। बृहत त्रिफलादि घृत है या शतावरी घृत है, जीवंत्यादि घृत है या सिर्फ गोघृत का भी हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। व्हीट फ्लोर लेना है हमें 100 to 150 ग्राम्स। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हमने माश का चूर्ण नहीं लिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो नेत्र तर्पण का डिवाइस है उसके लिए हमें सिर्फ व्हीट का फ्लोर ही काफी हो जाता है। उसके लिए वहां पर माश का फ्लोर यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी हमें कम लगती है। तो ये सिर्फ 100 to 150 ग्राम्स तक ही हमें आवश्यक है व्हीट का फ्लोर। वाटर हमें लगेगा, क्योंकि हमें उसका डो बनाना है, तो जितनी क्वांटिटी पानी की लगेगी उतनी यहाँ पर यूज करनी है। नेत्र तर्पण डिवाइस अगर एक आंख के लिए है तो एक, और दोनों के लिए अगर लगाना है तो वहां पर 2 नेत्र तर्पण डिवाइस की आवश्यकता होती है। कॉटन स्वाब 1 to 3, डिकॉक्शन ऑफ त्रिफला 100 ml। नेत्र धावन हमें करना है तो इसके लिए 100 to 150 ml काफी हो जाता है। धूमपान यंत्र 1 और शिरोविरेचन चूर्ण, जैसे कि यहाँ पर हमने वचाका चूर्ण का प्रयोग किया है, तो ये 2 से 4 ग्राम तक, मैक्सिमम 5 ग्राम तक यहाँ पर हमें वचाका चूर्ण लगता है। अर्ह इंडिकेशंस हम देखेंगे। नयने ताम्यति स्तब्धे, शुष्के रुक्षे अभिघातिते, वात पित्तातुरे जिह्मे, शीर्ण पक्ष्मा विलेक्षणे, कृच्छ्रोन्मील शिराहर्ष, क्षीरोत्पात तमोर्जुनैः, स्यन्द मंथ अन्यतो वात, वात पर्याय शुक्रकैः, आतुरे शांतरागाश्रु, शूल संरंभ दूषिके। तो यहाँ पर आंखों की बहुत सारे नेत्र व्याधि लिखे हुए हैं, जैसे कि स्यंद है, मंथ है, अन्यतो वात है, वात पर्याय है, या कुछ लक्षण भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर नेत्र स्तब्धता है, शुष्कता है, रुक्षता है, या अभिघात जनित वहां पर वात प्रकोप है, या वात और पित्तज, ऐसे कुछ नेत्र के विकार अगर हमें दिखाई देते हैं, तो ये सारे अवस्थाएं और ये सारे व्याधि नेत्र तर्पण के लिए अर्ह है। अनर्ह में, जैसे कि अर्ह हमें अष्टांग हृदय में मिलते हैं, अनर्ह हमें सुश्रुत में ये कंडीशन सारी मिलती है। दुर्दिन अत्युष्ण शीतेषु, चिंतायास भ्रमेषु च, अशांत उपद्रवे चाक्षणी, तर्पणम न प्रशस्यते। तो यहाँ पर दुर्दिन में या अति उष्ण या शीत ऋतु है, या वातावरण अति उष्ण या शीत है, या रुग्ण चिंताग्रस्त है, उसे भ्रम है, तो ये सारे कंडीशंस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है नेत्र तर्पण के लिए। या अशांत उपद्रवे चाक्षणी, तर्पणम न प्रशस्यते, इसका मतलब है कि अगर वहां पर दोषों का उद्रेक हो चुका है, वो उत्कृष्ट हो चुके हैं, या जैसे कि नेत्र तर्पण की वजह से अगर वहां पर दोषों का उत्क्लेश है, तो ऐसी कंडीशन में हमें तर्पण नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें सुश्रुत में मिलते हैं। अभी हम पूर्व कर्म देखेंगे। तो पूर्व कर्म में संशुद्ध देह शिरसो, जीर्णान्नस्य शुभे दिने, पूर्वाह्णे वा अपराह्णे वा, कार्यम अक्ष्णोस्तु तर्पणम, वात आतप रजोहीने,
वेश्मन्युत्तानशायिनः। तो यहाँ पर रुग्ण पहले उत्तानशायी होना चाहिए, यानी सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए। और ये जो हमें नेत्र तर्पण करना है वो कहाँ पर करना है, तो जहाँ पर वात, आतप और रज नहीं है उस रूम में या उस कंडीशन में हमें नेत्र तर्पण करना है। संशुद्ध देह शिरसो, इसका मतलब है कि शोधन पहले देह का होना आवश्यक है। तो वमन और विरेचन ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, और शिरसों से शिरो विरेचन भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। जीर्णान्नस्य शुभे दुने, शुभ दिन पर जहाँ पर वमन विरेचन शिरो विरेचन हो चुका है रुग्ण का, और जीर्ण अन्न है जो पहले उसने खाया हुआ अन्न है उसका पचन हो चुका है, इस शुभ दिन पर पूर्वाह्न पर या अपराह्न पर यहाँ पर हमें नेत्र तर्पण करना है और रुग्ण ये उत्तानशायी न होना आवश्यक है। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि पूर्व कर्म में दो पार्ट्स हम करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो उसमें से ये पहला पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। होल प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट, अर्थात हम आंख के ऊपर क्या करने वाले हैं ये सारी प्रोसीजर हमें रुग्ण को बतानी होगी। उसके बाद रिटर्न कंसेंट शुड बी टेकन। आइडियली पेशेंट शुड अंडरगो वमन विरेचन एंड शिरो विरेचन प्रायर टू नेत्र तर्पण। एक्चुअली ऐसे है कि ये आइडियल कंडीशन है जहां पर हम रुग्ण को वमन विरेचन और शिरो विरेचन करके लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि रुग्ण के लिए यानी कि नेत्र तर्पण के लिए रुग्ण वमन और विरेचन नहीं करता, हम डायरेक्टली रुग्ण को शिरो विरेचन के बाद भी नेत्र तर्पण के लिए ले सकते हैं। लेकिन नेत्र ये जो हमारा एक अवयव है ये भी पूरे शरीर का एक भाग है, इसीलिए नेत्रगत जितने सारे व्याधि है उसमें वमन विरेचन और शिरो विरेचन ये करने के बाद अगर हम नेत्र तर्पण करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा उपशय मिलता है। तो इसीलिए वमन विरेचन और शिरो विरेचन के बाद फिर नेत्र तर्पण के लिए रुग्ण को लेना है। पेशेंट शुड लाई इन सुपाइन पोजीशन, क्योंकि नेत्र के ऊपर करना है तो इसीलिए सुपाइन पोजीशन में रुग्ण सोना चाहिए। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू इवैक्यूएट बॉवेल एंड यूरिन बिफोर द प्रोसीजर स्टार्ट्स। ये हमेशा की तरह, क्योंकि एक बार अगर प्रोसीजर हमारी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बीच में हम नहीं रुक सकते, तो इसीलिए पेशेंट को बॉवेल और यूरिन पहले ही इवैक्यूएट करने के लिए कहना बहुत जरूरी हो जाता है। सेकंड पार्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिकेटेड घृत विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी शुड बी केप्ट इन वाटर बाथ। तप्तांबू प्रविलायितम, हमेशा जैसे हमें पता है कि हम तैल या घृत ये डायरेक्टली गैस के ऊपर रखकर गर्म नहीं करते, हम ये वाटर बाथ में रखकर इनडायरेक्ट हीटिंग के थ्रू हम ये गर्म करके लेते हैं। 100 to 150 grams of wheat flour is needed into a thick dough by adding sufficient water। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर माश का चूर्ण हम नहीं यूज करते, सिर्फ व्हीट का फ्लोर काफी हो जाता है और उसकी मात्रा भी हमें बहुत कम लगती है। द व्हीट फ्लोर पेस्ट और डो शुड बी रोल्ड एंड इलोंगेटेड। ये रोल करके हमें लेना है ताकि elongated rounded mass is then fixed on the edge of नेत्र तर्पण डिवाइस which is supposed to be sealed on the eyes। ये नेत्र तर्पण डिवाइस जिसका प्रयोग हम करने वाले हैं आप बाद में वो देख सकते हो, तो उसका जो एज है जो नेत्र के ऊपर फिक्स होने वाला है उसे एक थोड़ा सा कर्वेचर है, एक टिपिकल एंगल है, ताकि आंख के ऊपर ये अच्छे से हम वहां पर फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो हमने इलोंगेटेड राउंडेड मास बनाकर लिया है वो पहले हम एज के ऊपर लगाकर लेते हैं। प्रधान कर्म में यवमाशमयी पालिम नेत्रकोशात् बहिः समां द्व्यंगुलोच्चां दृढां कृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत्। सर्पिर्निमीलिते नेत्रे तप्तांबु प्रविलायितं नक्तांध्य वाततिमिर कृच्छ्रबोधाधिके वसाम आप पक्षमाग्रात। तो यहाँ पर घृत के साथ साथ वसा का प्रयोग भी लिखा हुआ है, जैसे कि कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि नक्तांध्य है, वाततिमिर है, कृच्छ्रबोध इत्यादि जो व्याधि है वहां पर इंस्टेड ऑफ घृत वी हैव टू यूज वसा।
इस तरीके से यहाँ पर घृत और वसा इन दोनों का प्रयोग बताया हुआ है। तो यहाँ पर यव और माशमयी पाली, ये जो पाली बनानी है ये यव और माश की ग्रंथोक्त बताई है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि हम सिर्फ गेहूं का आटा ही यूज करते हैं, उतना ही काफी हो जाता है। और द्व्यंगुलोच्चाम ये सिर्फ यहाँ पर डो का बनाया है, इसीलिए ये 2 अंगुल ऐसे इसका प्रमाण बताया हुआ है। और आंखें बंद करने के बाद फिर उसमें सरपी डालनी है, और वो सरपी कैसे होनी चाहिए, ये इनडायरेक्ट हीटिंग के थ्रू, ये गर्म की हुई जो सरपी है इसका प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। और अपक्ष्माग्रात, इसका मतलब जब हम रुग्ण आंखें खोलता है तब उसके जो पक्ष्म के अग्र है ये भी घृत में अच्छे से डूबने चाहिए, ये इसका मतलब है, इसीलिए यहाँ पर अपक्ष्माग्रात ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो अपक्ष्माग्रात ततः स्थाप्यम पंच तद वाक्शतानि च, तो कुछ यहाँ पर कितने समय तक, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें यहाँ पर ये घृत का धारण करना है इसके बारे में बता रहे हैं। स्वस्थे कफे षट पित्तेष्टौ दशवाते तद उत्तमम, तो यहाँ पर आप कलर के अनुसार देख सकते हो कि पंच, स्वस्थे, कफे षट, पित्ते अष्टौ, दश वाते, तो इस तरीके से स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा, कफ रोग में 600 मात्रा, पित्त रोग में 800 मात्रा और वात रोग में 1000 मात्रा तक यहाँ पर हमें ये जो घृत है ये धारण करना है। उसके बाद रोगस्थान विशेषेण केचित कालम प्रचक्ष्यते यथाक्रमोपदिष्टेषु 3 एकम 5 7 च 10 दृष्ट्या मया 8 च वाक्शतानि विभावयेत। इस तरीके से कहा हुआ है। पहले तो हमें स्वस्थ और दोषों के बारे में बताया गया है और इसके बाद रोगस्थान विशेष के अनुसार यहाँ पर कुछ मात्रा बताई है। तो 3, 1, 5, 7, 10 और 8 इस तरीके से यहाँ पर मात्रा का वर्णन है। तो क्रमेशु यथा क्रमोपदिष्टेषु ऐसे जब कहा जाता है, और ये सुश्रुत का अगर हम रेफरेंस देख रहे हैं तो सुश्रुत उत्तर स्थान में जहां पर नेत्र रोग का वर्णन है, तो अध्यायों का अगर क्रम हम देखते हैं तो संधि रोग, वर्त्म रोग, शुक्लगत रोग, कृष्णगत रोग, सर्वगत रोग और दृष्टि दोष, इस तरीके से ये सारी जो सीरियली ये जो रोग आए हुए हैं या व्याधि आए हुए हैं इनका क्रम इसके अनुसार है। तो इसीलिए त्रि जब कहते हैं तो ये संधि रोग के लिए 300 मात्रा, एक वर्त्म रोग के लिए 100 मात्रा, शुक्लगत रोग 500 मात्रा, कृष्णगत रोग 700 मात्रा, सर्वगत रोग 1000 मात्रा और दृष्टि दोष 800। यहाँ पर जैसे लिखा है कि दश दृष्ट्यामय अथ अष्टौ च, तो इसलिए यहाँ पर 800 या 1000 मात्रा ऐसे हम ले सकते हैं। अभी ये मात्रा इसका मतलब क्या है ये हम यहाँ पर देखेंगे, और इसके पहले हम ये देखेंगे कि कितने दिन तक ये नेत्र तर्पण हमें करना है। तो इत्थम प्रतिदिनम वायौ पित्ते तु एकांतरम कफे स्वस्थे च यंतरम दद्यात् आतृप्तेः इति योजयेत्। तो वात रोग में एवरीडे रोज करना है, पित्त रोग में अल्टरनेट डे करना है और कफ रोग या स्वस्थ व्यक्ति में एवरी 2 डेज करना है, 2 दिन के बाद फिर से नेत्र तर्पण हमें करना है। या और एक कंडीशन ऐसे बताई है कि टिल सम्यक तृप्ति लक्षण अपीयर, तो जब तक यहाँ पर सम्यक तर्पण के लक्षण नहीं दिखाई देते तब तक हमें ये नेत्र तर्पण की प्रोसीजर करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि मात्रा का मतलब क्या है, इसका रेफरेंस जो है ये सुश्रुत सूत्रस्थान ऋतुचर्या अध्याय में आया हुआ है, वो पहले हम देखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि कितनी देर तक हमें ये नेत्र तर्पण करना है। तो पहले हम देखते हैं मात्रा का अर्थ क्या है। तत्र लघु अक्षर उच्चारण मात्रा अक्षि निमेषः, तो आइदर अक्षि निमेष होने तक की जो काल है हमारा, उसे एक मात्रा कहते हैं, या लघु अक्षर के उच्चारण के लिए जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहा जाता है। पंचदशा अक्षि निमेषा काष्ठा,
उसके बाद दूसरी काल गणना आई है वो है काष्ठा, तीसरी काल गणना जो आई है वो है कला, त्रिंशत् काष्ठा कला। उसके बाद आई है विंशति कलो मुहूर्तः कला दश भागश्च, तो उसके बाद की काल गणना है मुहूर्त, त्रिंशत् मुहूर्तम अहोरात्रम, ये अगली काल गणना है अहोरात्र, पंचदश अहोरात्राणि पक्षः, तो यहाँ पर पक्ष के बारे में कह रहे हैं। स च द्विविधाः शुक्लः कृष्णश्च, तो पक्ष भी दो होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। तौमसः, तो कृष्ण और शुक्ल ये दो पक्ष मिलाकर एक मास हो जाता है। तो इसका मतलब है कि काल गणना में हमें मात्रा, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष और मास इसके बारे में हमें कहा गया है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि मात्रा यानी एग्जैक्टली कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स, तो ये देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन मात्रा की हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, इस श्लोक का पहले मीनिंग देखते हैं। तो 15 मात्रा इज इक्वल टू 1 काष्ठा, 30 काष्ठा इज इक्वल टू 1 कला, 20.1 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि वो 20 लिखा है और उसका 1/10 पार्ट भी वहां पर लिखा हुआ है श्लोक में, तो इसीलिए 20.1 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त इज इक्वल टू 1 अहोरात्र और 15 अहोरात्र इज इक्वल टू 1 पक्ष। तो जो हमने अभी श्लोक देखा इसका ये मीनिंग हुआ है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि मात्रा का कैलकुलेशन क्या है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें अहोरात्र के बारे में ही सिर्फ पता है कि अहोरात्र में कितने आवर्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ से हम उल्टा कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो 30 मुहूर्त इज इक्वल टू 1 अहोरात्र, दैट इज 24 आवर्स, दैट इज 1440 मिनट्स। एक मुहूर्त इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 48 मिनट्स। तो इस तरीके से अभी हम ये कैलकुलेट करते जाएंगे और मात्रा यानी कि कितने मिनट्स और कितने सेकंड इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। इसी तरीके से एक कला इज इक्वल टू 2.39 मिनट्स, 1 काष्ठा इज इक्वल टू 0.08 मिनट, 1 मात्रा इज इक्वल टू 0.005 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि एक मात्रा इज इक्वल टू 0.005 मिनट्स, इसका ही मतलब है कि 0.3 सेकंड्स। तो अभी हम यहाँ से एक अहोरात्र से कैलकुलेट करते करते एक मात्रा तक आए हैं और एक मात्रा का अर्थ है 0.3 सेकंड्स। तो ये जानने के बाद अभी हम ये जान पाएंगे कि वातज विकार में, पित्तज विकार में, कफज विकार में या स्थान के अनुसार कितनी देर तक हमें नेत्र तर्पण करना है, या नेत्र तर्पण का हमारा जो समय है, ड्यूरेशन है, वो कितना होना आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि संधि रोग में मात्रा दी हुई है 300 मात्रा, तो सेकंड्स में वो होती है 90 और मिनट्स में होती है 1.5 मिनट्स। वर्त्म रोग में 100 मात्रा, सेकंड्स 30 और 0.5 मिनट्स। शुक्लगत रोग में 500 मात्रा, 150 सेकंड्स, 2.5 मिनट्स। कृष्णगत रोग में 700 मात्रा, 210 सेकंड्स एंड 3.5 मिनट्स। सर्वगत रोग में 1000 मात्रा, 300 सेकंड्स और 5 मिनट्स। दृष्टि दोष में आइदर 800 या 1000, तो 240 या 300 सेकंड्स, इसका मतलब है 4 से 5 मिनट तक ही यहाँ पर नेत्र तर्पण रखना है। वात रोग में 1000 मात्रा, 300 सेकंड्स और 5 मिनट्स। पित्त रोग में 800 मात्रा, 240 सेकंड्स और 4 मिनट्स। कफ रोग में 600 मात्रा, 180 सेकंड्स और 3 मिनट्स। और स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा, 150 सेकंड्स और 2.5 मिनट्स। अर्थात ये रेफरेंस सुश्रुत का है। अष्टांग हृदय में थोड़ा सा डिफरेंस है
जहां पर कफ और स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा दी हुई है और पित्त रोग में 600 मात्रा दी हुई है। और यहाँ पर अधिमंथ का भी उल्लेख वाग्भट में आया हुआ है। तो ये बहुत ही स्लाइट डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.5 से मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो है 5 मिनट। और अभी जैसे कि जो क्लिनिक्स में किया जाता है तो वो 10 to 15 मिनट्स तक भी नेत्र तर्पण किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि उससे अति तर्पित लक्षण उत्पन्न हो जाते हो, क्लिन्नता या अभिषंद बढ़ता हो। तो इसीलिए यहाँ पर 0.5 मिनट से 5 मिनट तक की ही मर्यादा दी हुई है। ये बहुत ही समझने वाली बात है या ध्यान देने वाली बात है, ये मैं यहाँ पर एम्फोसाइज करना चाहूंगी। तो नेत्र तर्पण जब हम करते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा ना करें, और आधा मिनट से 5 मिनट तक का ही समय बोला गया है। तो हम 5 मिनट तक सारे व्याधियों में मैक्सिमम कर सकते हैं, ये यहाँ पर समझ लेना बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम प्रधान कर्म देखेंगे। जो अभी तक का हमने कालगणना देखी और उसके पहले हमने रेफरेंस भी देखा कि किस तरीके से नेत्र तर्पण किया जाता है, उसकी यहाँ पर एक समरी हम देखते हैं। तो नेत्र तर्पण डिवाइस शुड बी फिक्स्ड ऑन द अफेक्टेड आई। तो जैसे हमने पूर्व कर्म में देखा कि जो हमने रोल करके लिया था व्हीट डो का, तो वो पहले हमने फिक्स करके लिया था एज पर, नेत्र तर्पण यंत्र के एज पर। तो अभी ये पूरा का पूरा नेत्र तर्पण डिवाइस जो है ये हम आंख के ऊपर फिक्स कर रहे हैं। द गैप बिटवीन स्किन एंड द एज ऑफ नेत्र तर्पण डिवाइस शुड बी सील्ड बाय प्रेसिंग व्हीट डो अगेंस्ट द स्किन। तो यहाँ पर ये सील करके लेना है ताकि जो घृत हम अंदर डालने वाले हैं ये घृत लीक नहीं होना चाहिए। सीलिंग शुड बी डन एट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द डिवाइस। तो अर्थात ये डिवाइस फिक्स हुआ है तो उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से ये डो है, तो ये हमें अच्छे से सील करके लेना है, और अंदर से भी सील करके लेना है और बाहर से भी सील करके लेना है। lukewarm घृत approximately 25 to 30 ml should be poured gently with the help of cotton on the medial canthus of eye। तो कनिनिका प्रदेश जो है वहां से बहुत जेंटली आहिस्ता ये जो लूकवर्म घृत है वो वहां पे हमें डालना है या पोर करना है। रिटेंशन ऑफ घृत शुड बी डन एज पर द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन। तो जैसे अभी हमने बहुत सारे ड्यूरेशंस देखे, तो आधे मिनट से लेकर 5 मिनट तक, तो मिनिमम आधा मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट तक यहाँ पर ये प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन है। तो ये जो हमें रिटेंशन करना है घृत का या नेत्र तर्पण का जो ये ड्यूरेशन है ये हमें 5 मिनट तक ही रखना है। यहाँ पर जब हम रिटेंशन कहते हैं तो जैसे बहुत बार नेत्र तर्पण को नेत्र बस्ती भी कहा जाता है। तो नेत्र बस्ती, बस्ती का मतलब है वहां पर धारण होना, ये जो हम स्नेह उसमें डाल रहे हैं तो स्नेह का कुछ समय तक वहां पर धारण होता है। इसी के लिए यहाँ पर नेत्र तर्पण को कभी कभी नेत्र बस्ती भी कहा जाता है। तो ये नेत्र बस्ती और नेत्र तर्पण इसका अर्थ यहाँ पर एक ही समझना चाहिए। तो इसीलिए जब हम ये रिटेंशन या धारण कहते हैं तो यहाँ पर नेत्र बस्ती ऐसा उल्लेख भी आ सकता है। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू ओपन एंड ब्लिंक हिज आईज स्लोली। तो अथोन्मेष शनकैः तस्य कुर्वतः, ये जो वाक्य आया हुआ है इससे ये प्रतीत होता है कि पहले आंखें बंद होनी चाहिए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आंखों का उन्मेष और निमेष ये करना आवश्यक है। थेरेपी शुड एंश्योर द लेवल ऑफ घृत, दैट इज इट शुड बी अबाउ द आई लैशेस। तो आप पक्षमाग्रात ये जो हमने कहा है तो आई लैशेस के ऊपर घृत की लेवल होना आवश्यक है। पश्चात कर्म में कृत्वा अपांगे ततोद्वारम स्नेहम पात्रे निगालयेत पिबेच्च धूमम निक्षेत व्योम रूपम च भास्वरम यथास्वम धूमपानेन इति कफ प्रत्यनिकेन शिरोविरेचन धूमपानेन इति अर्थः। तो यहाँ पर अपांग प्रदेश से या लैटरल जो कैंथस है वहां से एक द्वार बनाकर, शलाका से एक द्वार बनाकर वहां से जो पूरा स्नेह है वो एक पात्र में निगालयत यानी कि एक पात्र में पूरा लेना है।
पिबेच्च धूमम नेक्षेत व्योमम रूपम च भास्वरम। इसका मतलब है कि उसके बाद धूमपान करना है और रुग्ण ने किसी भी तेजस्वी स्वरूप में या रूप को नहीं देखना है। यहाँ पर ये जो धूम बताया है अष्टांग हृदय में, उसका ही सुश्रुत में और ज्यादा टीका में जैसे कि डल्हन ने और ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया है कि यहाँ पर ये जो धूमपान है ये कफ प्रत्यनिक होना आवश्यक है, यानी कि ये शिरोविरेचन धूमपान यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है। स्नेह पीता तनुरिव क्लांता दृष्टिर्हि सीदति तर्पणानंतरम तस्मात् दृग्बलाधान कारिणम पुटपाकम प्रयुंजीत पूर्वोक्तेषु एव यक्ष्मसु। तो नेत्र के जितने सारे पूर्वोक्त विकार जहां पर हमने अर्हता बताई थी उसी विकार में हम पुटपाक कर सकते हैं। और तर्पण के पश्चात तर्पणानंतरम तस्मात दृक बलाधान कारिणम, तो तस्मात यानी कि नेत्र को बल देने के लिए पश्चात कर्म में हमें पुटपाक करना है, क्योंकि ये स्नेह जो हमने इसका प्रयोग जो किया है तो उसकी वजह से ये जो क्लांत दृष्टि होती है ये कम करने के लिए तर्पण के पश्चात हमें पुटपाक विधि करना है। लेकिन पुटपाक ये जो है ये एक प्रोसीजर होने की वजह से यहाँ पर आज हम पुटपाक के और ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो और एक वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम एक प्रिसाइसली पश्चात कर्म देख रहे हैं। घृत शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर कैंथस अपांग प्रदेश। आइडियली पुटपाक विधि शुड बी डन एज पर द रिक्वायरमेंट और कंडीशन ऑफ द डिसीज, दैट इज स्नेहन, लेखन एंड प्रसादन। तो जैसे मैंने अभी कहा कि इसके बारे में हम बाद में देखने वाले हैं, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकली और मोर ऑफन सेक या नेत्र धावन इज डन विथ त्रिफला क्वाथ। तो पुटपाक करना ये जैसे कि आइडियली करना आवश्यक है, लेकिन बहुत बार प्रैक्टिकली नेत्र धावन त्रिफला क्वाथ से किया जाता है। धूमपान शुड बी डन विथ शिरोविरेचक द्रव्य लाइक वचा। मैं भी क्लिनिक में वचा का चूर्ण ही इस्तेमाल करती हूँ धूमपान के लिए। सम्यक आदि लक्षण शुड बी ऑब्जर्व्ड। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि सम्यक लक्षण आए हैं या नेत्र तर्पण का अयोग हुआ है या अतियोग हुआ है, ये हमें समझ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू अवॉइड लाइट एंड डस्ट। तो डायरेक्टली जैसे कि रुग्ण ने नेत्र तर्पण किया और उसके बाद तुरंत उसने कुछ कंप्यूटर पर काम किया या वो मोबाइल की स्क्रीन देखने लगा, तो ये पेशेंट को कहना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस तरीके से किसी भी लाइट की तरफ, जैसे कि दिन में भी बाहर नहीं जाना है, ज्यादा सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं देखना है। तो इस तरीके से कुछ सावधानियां वहां पर बरतनी है। पेशेंट शुड टेक रेस्ट फॉर 15 to 30 मिनट्स। तो क्लिनिक में नेत्र तर्पण होने के बाद भी रुग्ण को रेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे अभी यहाँ उल्लेख हुआ कि सम्यक आदि लक्षण हमें देखने हैं, तो ये लक्षण कौन कौन से हैं? तो ये तृप्तिलिंग हम कह सकते हैं या सम्यक तर्पण लक्षण कह सकते हैं। तर्पणे तृप्तिलिंगानि नेत्रस्य इमानि लक्षयेत् सुखस्वप्नावबोधत्वं वैषद्यं वर्णपाटवम् निवृत्ति व्याधि विध्वंसः क्रिया लाघवम एवच। तो यहाँ पर जो ये शब्द सारे आए हुए हैं, जैसे कि वैषद्य है, तो वैषद्य का मतलब है कि मल का अभाव। नेत्र में नेत्र तर्पण करने के बाद मल का अभाव होना हो जाता है, तो ये सम्यक लक्षण है। वर्ण पाटव होता है, तो वर्ण पाटव का मतलब होता है कि श्वेतादेह वर्णस्य यथार्थ ग्रहणम। तो जो वर्ण है ये नेत्र के थ्रू वो अच्छे से देख सकता है या उसका यथार्थ उसे ज्ञान हो जाता है। निवृत्ति ही व्याधि विध्वंसः। तो निवृत्ति यानी कि जो सुख की अनुभूति रुग्ण को हो जाती है नेत्र तर्पण के बाद, उसे निवृत्ति कहते हैं, सुखम उत्पन्नम कहते हैं। तो ये निवृत्ति है। व्याधि विध्वंस यानी कि जो भी व्याधि है उससे वो कम हो जाता है। और क्रिया लाघवम एवच, तो इसका मतलब है कि जो उन्मेष निमेष है या आंखों के जो ब्लिंकिंग है, इसमें एक शीघ्रता आ जाती है या सौकर्य आ जाता है और आंखों में जैसे कि लाघव भी उत्पन्न हो जाता है। प्रकाशक क्षमता स्वास्थ्यम विशदम लघुलोचनम तृप्ते विपर्ययो अतृप्ते अतितृप्ते श्लेष्मजा रुजहा। तो अष्टांग हृदय में एक ही श्लोक में सम्यक लक्षण
और अयोग और अतियोग इसके बारे में कहा है। तो इसके यानी ये जो सम्यक तृप्ति के लक्षण है, इसके विपरीत अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो ये अतृप्त के यानी कि अयोग के लक्षण है। और अति तृप्त यानी कि अगर अतियोग नेत्र तर्पण का होता है तो श्लेष्मज विकार और उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले व्याधि हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सुश्रुत में कुछ इसके अलग से भी एक वर्णन आए हुए हैं। तो अतितर्पित लक्षण में गुरु अविमलम अतिस्निग्धम अश्रुकंडूपदेहवत ज्ञेयम दोष समुत्क्लिष्टम नेत्रम अत्यर्थ तर्पितम, इस तरीके का वर्णन हमें मिलता है। तो अर्थात जैसे कि अति तर्पण हो रहा है तो कफज व्याधि, जैसे अभी हमने अष्टांग हृदय का रेफरेंस देखा, दो श्लेष्मज व्याधि वहां पर उत्पन्न होने की आशंका होती है। नेत्र गुरु हो जाते हैं, जैसे कि अगर सम्यक है तो वहां पर मल निकल जाता है, वैशद्य होता है, लेकिन यहाँ पर अविमल ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अति स्निग्ध नेत्र हो जाता है, वहां पर अश्रु का स्त्राव बढ़ता है या कंडू उत्पन्न हो जाता है। तो अर्थात दोषों का उत्क्लेश वहां पर दिखाई देता है। कफ का उत्क्लेश दिखाई देने की वजह से अभिषंद उत्पन्न हो जाता है। और इस तरीके से ये सारे लक्षण हमें अति तर्पित अगर रुग्ण है तो वहां पर दिखाई देते हैं। हीन तर्पित लक्षण में रुक्षम अविलम अस्राढ्यम असहम रूप दर्शने व्याधि वृद्धिश्च तज्ञेयम हीन तर्पितम अक्षिच। तो यहाँ पर ये जो असराढ्य ये स्पेशली शब्द है, ये अश्रु बहुलम ऐसे उसका अर्थ है। तो वहां पर रुक्षता आती है क्योंकि यहाँ पर सम्यक तर्पण हुआ ही नहीं है। तो ये रुक्ष लक्षण या बाकी के इतने सारे जो लक्षण है ये यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। ये जब हम अक्षि तर्पण करते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? तो घृत शुड बी लुकवम, अर्थात जैसे हम हमेशा थेरेपिस्ट जो हमारा है वो पहले इंश्योर करता है कि घृत का टेम्परेचर कितना है, तो ये यहाँ पर भी हमें करना है क्योंकि आंखें जो है, नेत्र जो है, ये अस्वेद्य अवयव है। तो वहां पर हमें स्वेदन करना अपेक्षित नहीं है ज्यादा, इसीलिए ये मृदु स्वेदन यहाँ पर अपेक्षित है। तो घृत जो हम ले रहे हैं तो ये लुकवम होना बहुत ही आवश्यक है। अवॉइड लीकिंग ऑफ घृत, तो जो हमने नेत्र तर्पण का जो डिवाइस लगाया है, यंत्र लगाया है, तो वो अगर प्रॉपरली फिक्स नहीं होता, सील नहीं होता, तो घृत लीक हो जाता है। और एक बार अगर घृत लीक हो जाता है तो वहां से फिर से हमें नेत्र तर्पण का जो डिवाइस है वो लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो 5 मिनट तक का जो हमारा समय है तो वो भी हम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते और अयोग होने की संभावना रहती है। इसीलिए ये जो लीकिंग है घृत का, ये हमें अवॉइड करना बहुत ही आवश्यक है। डिकॉक्शन यूज्ड फॉर नेत्र सेक या नेत्र धावन शुड बी लुकवॉर्म, जैसे मैंने अभी कहा कि घृत भी लुकवॉर्म होना आवश्यक है। अस्वेद्य अवयव है तो इसीलिए बहुत ही मृदु तरीके से ये यहाँ पर डिकॉक्शन हमें लुकवॉर्म होना आवश्यक है। उससे सिर्फ हमें जो स्नेह है आग के ऊपर आया हुआ वो निकालने की अपेक्षा है। तो इसीलिए ये जो डिकॉक्शन है या क्वाथ है त्रिफला का, ये बहुत ही यानी कि सिर्फ लुकवॉर्म होना आवश्यक है। डिकॉक्शन शुड बी क्लियर विथ नो फाइन पार्टिकल्स, ये बहुत ही आवश्यक एक बाब है क्योंकि यहाँ पर ये जो डिकॉक्शन है इसमें अगर फाइन पार्टिकल्स आते हैं तो आंखों में बहुत ही चुभन हो जाती है और जिसके लिए हमने ये अक्षि तर्पण का प्रयोग किया हुआ है उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डिकॉक्शन हम यूज कर रहे हैं ये बहुत ही क्लियर होना आवश्यक है। न्यू घृत शुड बी यूज्ड एवरी डे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है क्योंकि जो घृत हमने एक दिन में जिसका प्रयोग किया है वही घृत हम दूसरे नेत्र के लिए भी उसका नहीं यूज होना चाहिए और रोज हमें नया घृत उपयोग में लाना चाहिए। ये जो घृत है उसमें जैसे कि ये पूरा हमारे जो अश्रु है या बाकी के जितने सारे घटक वहां पर मौजूद है वो उस घृत में आ जाते हैं और उसकी वजह से वही घृत दूसरे नेत्र में भी नहीं उसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन एक नेत्र से दूसरे नेत्र में आ सकता है। या वही घृत दूसरे दिन उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये हमेशा हमें याद रखना आवश्यक है। तो ये जो घृत हम कलेक्ट करके रखते हैं
मैं मेरे क्लिनिक में ये पूरा 7 दिन का या 14 दिन का ये जो सारा घृत है, ये घृत मैं कलेक्ट करके रखती हूँ और नेत्र तर्पण की प्रोसीजर पूरी होने के बाद वो घृत जो है रुग्ण को मैं दे देती हूँ और उसका प्रयोग तल में अभ्यंग करने के लिए, पादतल अभ्यंग के लिए मैं रुग्ण को देती हूँ, ताकि उसका उपयोग फिर से नेत्र के लिए ही होता है, क्योंकि ये सारा जो घृत है ये मेडिकेटेड घृत होता है, तो इसीलिए उसका रीयूज हम पादाभ्यंग के लिए भी कर सकते हैं। आज हम नेत्र तर्पण का प्रात्यक्षिक देखेंगे। मटेरियल रिक्वायर डो, घृत, नेत्र बस्ती या तर्पण यंत्र, धूपन यंत्र, गिंडी और त्रिफला क्वाथ। यहाँ पर ये जो हमारा डो है, व्हीट फ्लोर का डो है, ये हम रोल कर रहे हैं ताकि उसे अच्छे से हमें एक इलोंगेटेड ऐसे राउंड शेप में एक मास मिलता है, ताकि ये जो हमारा इलोंगेटेड ये जो मास है, तो ये अच्छी तरह से हमारा जो ये तर्पण का यंत्र है, नेत्र तर्पण का यंत्र, उसके एज के ऊपर हम ये फिक्स कर सकते हैं। ये जो हमारा एज है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत अच्छे से हमने ये जो डो है ये फिक्स किया है, और यहाँ पर इसका एंगल भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो एज है नेत्र तर्पण यंत्र का, तो ये बहुत अच्छे से आँख के ऊपर फिक्स होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छे से हम ये नेत्र तर्पण का जो यंत्र है, डिवाइस है, ये आँख के ऊपर फिक्स कर रहे हैं। ये एक बार फिक्स होने के बाद, इसकी पोजीशन फिक्स होने के बाद, हम डो की सहायता से इसका सीलिंग कर रहे हैं। तो बाहर से भी अच्छे से ये सीलिंग होना आवश्यक है, स्पेशली मीडियल कैंथस के यहाँ पर और इवन लैटरल कैंथस के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ से लीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अंदर से और बाहर से फिक्स हो चुका है। उसके बाद हम रुग्ण को आंखें खोलने के लिए कहते हैं, ताकि अगर वो अच्छे से ये खुल सकता है तो ही ये सही है। अगर आंखें खुल रही है तो हम कॉटन गॉज की सहायता से घृत आँख के ऊपर डाल रहे हैं, और ये मीडियल कैंथस के यहाँ से ये डालना है। और ये जो घृत है ये बहुत अच्छे से या पूरी तरह से यहाँ पर फिलअप हो चुका है, और आंखें खोलने के बाद पक्ष्म या अपक्ष्मात ऐसे बोला गया है, ताकि पक्ष्म अग्र जो है ये पूरी तरीके से घृत में डूब सकते हैं। यहाँ पर कहीं से पर भी लीकेज नहीं है, ये आप देख सकते हो। पश्चात कर्म में ये जो लैटरल कैंथस है वहाँ से हमें घृत निकालना है, तो शलाका की सहायता से होल कराकर फिर वहाँ से भी हम घृत निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। ये जो हमारी राउंडेड जो रिंग है वो सिर्फ हम अगर थोड़ी सी ऊपर करते हैं तो वहाँ से अच्छे से पूरा का पूरा घृत बाहर आता है। घृत बाहर आने के बाद यहाँ पर हम ये नेत्र सेक या धावन कर रहे हैं त्रिफला क्वाथ से, लुकवम त्रिफला क्वाथ से, ताकि नेत्र अच्छे से क्लीन हो सकता है। ये क्लीन करने के बाद हम धूमपान कर रहे हैं वचा चूर्ण से, तो नाक से और मुंह से जैसे 3-3 बार हम हमेशा करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये धूमपान की प्रोसीजर चल रही है, और एक नाक से 3 बार और मुंह से 3 बार, इस तरीके से हमने यहाँ पर धूमपान किया हुआ है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन: घृत शुड बी लुकवॉर्म, अवॉइड लीकिंग ऑफ घृत, डिकॉक्शन यूज फॉर नेत्र धावन शुड बी लुकवॉर्म, डिकॉक्शन शुड बी क्लियर विथ नो फाइन पार्टिकल्स, एंड न्यू घृत शुड बी यूज्ड एवरी डे। ये प्रिकॉशंस लेकर हम सम्यक तर्पण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने नेत्र तर्पण विधि के बारे में पूरी जानकारी ली है। उसमें हमने प्रत्यक्षक भी देखा है, और जो ग्रंथोक्त या आइडियली हमें नेत्र तर्पण कैसे करना है और प्रैक्टिकली भी हम कैसे करते हैं या क्लिनिक्स में कैसे किया जाता है, ये जो डिफरेंसेस है इसके बारे में भी कहने की मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पर जैसे कि पूर्व कर्म में हमने डो बनाकर पूरा लिया था, नेत्र तर्पण का जो यंत्र है उसके ऊपर फिक्स करके लिया था। प्रधान कर्म में वो सील करके फिर मीडियल कैंथस में ये घृत पोर किया था। उसके बाद 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक ये रखने के बाद फिर पश्चात कर्म में हमने लेटरल कैंथस से वो निकाला है, और वो निकालने के बाद पुट्टपाक अभी हमने यहाँ पर आपको नहीं दिखाया है,
तो उसका और एक वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखाया है। और प्रैक्टिकली या यूजुअली क्लिनिक्स में नेत्र धावन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर नेत्र धावन बताया है। और उसके बाद धूमपान विधि भी बताई है। तो नेत्र ये ऊर्ध्वजत्रुगत है, तो नेत्र के विकार ऊर्ध्वजत्रुगत है, और विशेषात श्लेष्मतो भयम ऐसे कहा हुआ है। तो इसीलिए धूमपान में वचा जैसे जो शिरोविरेचक द्रव्य है, जो कफग्न द्रव्य है, इसका प्रयोग हमने किया है, या मैं हमेशा नेत्र तर्पण में करती हूँ। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। ग्रंथोक्त रेफरेंसेस भी यहाँ पर मैंने कोट करने का प्रयास किया है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई आशंका है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या agasti_ayurved@yahoo.com यहाँ पर मेल कर सकते हो, या 9834621209 इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो पुनश्च एक बार आप सभी का धन्यवाद।